तो आज का लेक्चर जो हम कर रहे हैं वो इस चीज़ पे है कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हेन आई से पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट मीन्स वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग विथ द डायरेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि पार्ट 1 है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और फिर वी कैन सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर। देखो, अब कैसा होता है पता है क्या आप लोगों को कि देर आर फेडरेशन। जब 1947 में देश बट रहा था तब बहुत चीज़ें हो रही थी। अब मान लो कि आप लोगों के सामने स्टेट्स हैं, अभी ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं सब साथ में, ठीक है, लेकिन इनको एक प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 स्मॉल पीपल। अब ये 3 छोटे छोटे लोग जो है ना, आपस में किसी बड़े का फाइट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कोई एक बड़ा आदमी आए इनसे और वो तीनों को सेपरेटली बीट कर सकता है, इसको बीट करेगा, इसको बीट करेगा और इसको। द वेरी गुड ऑप्शन जो इन सबको अवेलेबल है वो है कि ये तीनों साथ में आ जाए। जब ये तीनों साथ में आ जाएंगे तो ये तीनों कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये तीनों मिल के पावरफुल हो सकते हैं। अगर ये तीनों साथ में आ गए तो ये तीनों के अमेंटिस सेम हो जाएंगे, ये तीनों की चीज़ें सेम हो जाएंगी, फिर ये सब का डिसीजन कैलकुलेटेड हो जाएगा और ये तीनों मिल के अटैक कर सकते हैं फिर इस आदमी पे और इसको हरा भी सकते हैं। यही सेम केस हुआ था अमेरिका के साथ। अमेरिका ये पहले छोटे छोटे ऐसे 50 स्टेट्स था। अब ये जो छोटे छोटे 50 स्टेट्स थे ना, इनका आपस में सीन ऐसा था कि ये छोटे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब एक साथ आ जाते हैं और एक बड़ा यूनिट बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई हमको अटैक नहीं कर पाएगा, कोई हमें ऐसा क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब इस केस में ये जो स्मॉलर यूनिट है, ये छोटे छोटे यूनिट जो हैं ये सोवरेन थे। सोवरेन का होने का मतलब इनका खुद का लीगल पावर था, इनका खुद का पॉलिटिकल पावर था और ये खुद के डिसीजंस भी ले सकते थे। ये सब साथ में आए और इन सब ने साथ में आके एक बड़ा यूनिट बनाया, लार्जर यूनिट। दिस ऑल स्मॉलर यूनिट केम टुगेदर एंड मेड अ लार्जर यूनिट, ठीक है। तो अब ये बन गए एक फेडरेशन। ये होता है फेडरेशन, जब ऐसे स्मॉल यूनिट साथ में आ जाते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, उसको बोला जाता है फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट। अब या फेडरल सिस्टम, फेडरेशन, फेडरल सिस्टम, अब जो चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन अब ये फेडरल सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके भी बहुत टाइप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहले तो ये फेडरल होने के लिए आपको सोवरेन होने की सख्त ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे केस में ये सीन नहीं है। फेडरल सिस्टम सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है। इफ़ यू लुक एट, तो जो फेडरल सिस्टम है ना गाइस, वो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है। फेडरल सिस्टम कई टाइप्स के होते हैं। एक तो मैंने आपको यूएसए का बताया। यूएसए वाले सिस्टम को हम थ्रू फेडरेशन बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? थ्रू फेडरेशन। ऐसे वाले सिस्टम को थ्रू फेडरेशन बोला जाता है। अब सर इसको थ्रू फेडरेशन क्यों बोला जाता है? आप इसको थ्रू फेडरेशन इसलिए बोलते हो ना गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे सीन ऐसा था कि यहाँ पे जो छोटे छोटे यूनिट्स थे ये इंडिपेंडेंट यूनिट थे, ये सोवरेन यूनिट थे। ये छोटे छोटे जो यूनिट्स थे ये सोवरेन थे। ये सोवरेन होने की वजह से ये खुद के फैसले ले सकते थे, क्योंकि इनकी खुद की लीगल और पॉलिटिकल पावर थी, और इन्होंने खुद से ये एग्रीमेंट किया और साथ में आके एक लार्जर यूनिट बनाया। ये छोटे छोटे सोवरेन यूनिट जो थे, इन्होंने खुद से फैसला किया और एक बड़ा यूनिट बनाया। उस लार्ज यूनिट को थ्रू फेडरेशन बोला जाएगा, क्योंकि ये खुद के फैसले से आए। कभी कभी ऐसे फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी बोला जाता है। ट्रू फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सब अपने डिसीजन से आए, ये लोग सोवरेन थे, दैट्स वाई। तो इनको कभी कभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और एक और नाम है जो थ्रू फेडरेशन होता है ना, उसमें ऐसा केस होता है कि जो लार्जर यूनिट है,
आपका लार्जर यूनिट भी इनडिस्ट्रक्टेबल हो सकता है। मतलब कल को अगर ये यूनाइटेड स्टेट के 50 स्टेट्स चाहे ना कि हम निकल जाएंगे यूएसए में से, तो नहीं जा सकते हैं। लार्जर यूनिट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। उसी तरह क्या लार्जर यूनिट ये कर सकता है, मतलब यूएसए ये कर सकता है कि स्मॉलर यूनिट के कोई देश को ख़त्म कर दे? नो, स्मॉलर यूनिट इज़ ऑल्सो इनडिस्ट्रक्टेबल। तो ट्रू फेडरेशन में कुछ ऐसा होता है कि लार्जर यूनिट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल, स्मॉलर यूनिट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। उसी तरह देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग जिसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक और है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आपको बाहर से देखने पे ना यूनियन ऑफ स्टेट्स भले ही कि पूरे तरीके से ना ट्रू फेडरेशन जैसा दिखता है, जो इंडिया का केस था। अब एक बात बताओ मेरे को, हमारे केस में इंडिया पहले आया कि स्टेट पहले आया? डेफिनेटली इंडिया आया, स्टेट्स बाद में बने। तो इसमें भी आपको देख के ये लगेगा कि ये छोटे, पहले इंडिया आया, फिर इंडिया को हमने डिवाइड किया ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स में। तो पहले हमारे पास लार्जर यूनिट था और वो लार्जर यूनिट को ऐसे स्मॉल स्टेट्स में बनाया गया, स्मॉलर यूनिट में। अब इसमें तुमको फ़र्क क्या दिखेगा पता है? हमारे स्मॉलर यूनिट सोवरेन नहीं थे। तुमको याद है ब्रिटिश प्रोविंसेस? तो ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास तो सोवरेन पावर नहीं थी, वो कॉलोनियल थे। तो वो खुद का फैसला कैसा ले लेते कि बड़ा यूनिट बनाएंगे? तो इसलिए हमारे यहाँ पे केस कुछ ऐसा होता है कि लार्जर यूनिट इनडिस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि इंडिया पहले आया और ये जो आज के स्टेट्स बने हैं वो बाद में आए। लेकिन हमारे यहाँ स्मॉलर यूनिट्स जो है डिस्ट्रक्टेबल है। मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो स्मॉलर यूनिट को छोटा कर सकती है, मतलब यूपी को कट करके 2 स्टेट बना सकती है। तो उसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट, जहाँ पे यूनियन पावरफुल होता है थोड़ा कंपैरेटिवली। इस केस को कभी कभी बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। इसको कभी कभी बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, क्योंकि ये बाहर नहीं जाने दे रहा है किसी स्टेट्स को। ठीक है, इस केस में क्या होता है, दोनों चीज़, लार्जर यूनिट इज इंडिस्ट्रक्टेबल, लार्जर यूनिट इज इंडिस्ट्रक्टेबल, बट स्मॉलर यूनिट इज डिस्ट्रक्टेबल। हमारे केस में स्मॉलर यूनिट डिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन इंडिया डिस्ट्रक्टेबल है क्या? नो। ठीक है, ये याद रखना। अब ये केस, अभी एक और होता है, वो कुछ अलग टाइप का होता है। जैसे कि उसमें सारे स्टेट्स बोल तो रहे हैं कि हम साथ में आएंगे, हम एक बड़ा यूनिट बना रहे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि कोई डिस्ट्रक्टेबल है, लार्जर यूनिट बन गए तो लार्जर नहीं। इस केस में ये है कि लार्जर यूनिट इज़ डिस्ट्रक्टेबल, जो बड़े यूनिट है वो डिस्ट्रक्टेबल है, लार्जर यूनिट इज़ डिस्ट्रक्टेबल एंड स्मॉलर यूनिट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। जब ऐसा केस दिखेगा तो आप उनको नाम देते हो कॉन्फेडरेशन। जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जब मैं बात करता हूँ यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, तो उस केस में लार्जर यूनिट क्या है? डिस्ट्रक्टेबल है। कि मतलब अगर कल को सारे स्टेट्स चाहें कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएं और ख़त्म हो जाए तो हो सकता है, लेकिन अगर स्मॉलर यूनिट यानी फ्रांस को तुम डिस्ट्रक्टेबल नहीं कर सकते हो। स्मॉलर यूनिट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। तो ये होता है कॉन्फेडरेशन। हमारा कौन सा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और वो चूज़ करना बनता भी था हमारा, लेजिटली इट वाज नेसेसरी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आप सोचो, हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो वी सॉ ब्लडी पार्टीशन, 2 देश बढ़ गए। देश बटे ही नहीं, बहुत वॉर जैसी सिचुएशन में। तो हम नहीं चाहते थे कि आगे फर्दर बैल्कनाइजेशन हो और ऐसा बंटवारा हो देश का, हम नहीं चाहते थे,
हम नहीं चाहते थे कि हमारा देश और सहे, इसके लिए वी ऑप्टेड फॉर यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके लिए हमने बोला कि भाई साहब हमको तो यूनियन ऑफ स्टेट्स चाहिए, वी डोंट वांट दिस थिंग। यूनियन थोड़ा पावरफुल होगा, चलेगा, इसके लिए हम थ्रू फेडरेशन की तरफ ना जाके वी वेंट फॉर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब पहले मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि क्या आर्टिकल में है, उसके बाद इफ़ वी विल सी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जब मैं पार्ट 1 पढ़ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। हम एक एक देखेंगे। जैसे कि पहला आर्टिकल, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पे 2 नाम दिखता है, इंडिया दैट इज़ भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या हम फेडरेशन है? हाँ हैं, बट कौन से टाइप के फेडरेशन है? हम यूनियन ऑफ स्टेट्स फेडरेशन है, हम बाइंडिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, अब ये 2 नाम क्यों? तुम सोचो, इंडिया जो है मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ मेरे को आप लोग अपने घर पे डिनर के लिए बुलाओगे, तो मैं अपने आप को आपकी फैमिली के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा? आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज हाई एम अजय। लेकिन अगर मेरे को तुम किसी दूसरे प्लैनेट पे भेजते हो और उस प्लैनेट पे एलियन है और मैं वहाँ पे गया, तो उस एलियन की फैमिली के सामने मैं खुद को कैसे डिस्क्राइब करूँगा कि हेलो आई एम ह्यूमन। ये फ़र्क है। ये फ़र्क कैसा है कि ये जो मैं खुद को अजय बता रहा हूँ, दिस इज़ माई पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ये वो नाम है जिससे लोग मुझे यहाँ जानते हैं। ठीक है, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स पे, मेरे हर जगह पे नाम है। लेकिन जब मैं ह्यूमन बता रहा हूँ तो दिस इज़ माई सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। मेरा कल्चर क्या है, मेरा वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ तो हुई है व्हेन आई से इंडिया। अब आपको पता है, ये बात को लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुआ था कि क्या नाम रखना है, इंडिया रखे या भारत रखे। साउथ स्टेट्स वाज पुशिंग फॉर इंडिया, बाकी बोलते थे भारत। तो कैसा हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दोनों का ब्लेंड रख लिया कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करो, अच्छे से रखो। जो नाम इंडिया है वो सेंटर्ड है न्यू नेशन की तरफ, वो कॉलोनियल लेगेसी है। इंडिया जो है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, लेकिन भारत जो नाम है वो कल्चरल आइडेंटिटी बताता है, आपका कल्चरल रूट बताता है। ठीक है, तो दोनों नाम रखना चाहिए हमको। इंटरनेशनली यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया, लेकिन आपका जो बैलेंस करना है, मॉडर्निटी के साथ करना है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दोनों करना है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर वेंट विद बोथ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है इंडिया जो है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, आपका जो भी बाहर डॉक्यूमेंट साइन होता है, जो भी होता है, आप इसी नाम से करते हो। लेकिन जब भारत बोलते हो तो वो आपकी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। तो वी कैन यूज़ बोथ नेम, हम दोनों नाम यूज़ करेंगे, हम किसी एक नाम के लिए नहीं रखेंगे। तो क्वेश्चन आया इंडिया का नाम क्या है, तो दोनों है। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शाल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो आपको जानना है कि इंडिया कहाँ तक है। एक बात सीधा बताओ ना, देयर इज़ बॉम्बे, तो क्या बॉम्बे की प्रोविंस इंडिया की टेरिटरी नहीं हुई? क्या उड़ीसा की टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी नहीं हुई? क्या आंध्रा की टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी नहीं हुई? हुई ना। तो यही तो बोल रहा है ये कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, जो भी स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में, वो स्टेट्स हमारे पास है। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 यही बताता आपको, अगर पूरे देश में कौन सी टेरिटरी या कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट इंडिया का पार्ट है, तो फर्स्ट शेड्यूल खोलो। फर्स्ट शेड्यूल में आपको सारे स्टेट्स और उनकी टेरिटरी के बारे में डिटेल मिलेगा। ठीक है, ये बोला है आर्टिकल 1 क्लॉज 2 में। अब आता है आपका टेरिटरी कहाँ तक फैला हुआ है इंडिया का। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? जो भी स्टेट की टेरिटरी है वो, जो भी यूनियन की टेरिटरी है वो, और जो भी टेरिटरी इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा, सच ए टेरिटरी एज में बी एक्वायर। तो इंडिया की टेरिटरी 3 है, स्टेट्स की टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी, यूटी की टेरिटरी, और कोई जो फ्यूचर में एक्वायर करेगा। दिस वॉज इन आर्टिकल 1। और ये आपको कहाँ पे मिला था कि दोनों नाम रखना है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखोगे तो उसमें ये सब बातें लिखी हुई। ठीक है, अब उसके बाद आता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स
पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट फिट्स। याद रखो, अभी ये जो छोटा सा एरिया है, अगर कल को ये इंडिया के साथ आना चाहेगा तो इसमें इसको कौन आने देगा, कौन इसको इंडिया का पार्ट बनाने देगा। तो बेसिकली अगर कल को ये आता है तो इंडिया का मैप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर कल को हम इनको आने देते हैं अपने में तो इंडिया का मैप विल बी लाइक दिस। लेकिन ये कब होगा, ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा अगर पार्लियामेंट चाहेगी तब भी होगा। पार्लियामेंट ही अलाउ कर सकती है किसी चीज़ को इंडिया के यूनियन का पार्ट बनने के लिए, या नवा स्टेट एस्टैब्लिश कर सकती है ऐसे कंडीशन पे जो पार्लियामेंट चाहेगी। और पार्लियामेंट ने ये पहले किया है। जैसे फ्रेंच का रूल ख़त्म हुआ था तो माहे को ऐड किया था, गोवा को ऐड किया गया था हमारे कंट्री में। उसी तरह पुदुचेरी, सिक्किम, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि इंडिया में कोई नई टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको ऐड करना है तो कौन सा आर्टिकल यूज़ में आएगा, तो प्लीज़ रिमेंबर आर्टिकल 2 विल बी इन दैट फोर्स। अब ये तो बात हो गई कि मैंने आर्टिकल 2 के मदद से बताया आपको कि कोई टेरिटरी जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है और आप उसको इंडिया में ऐड कर रहे हो तो यूज़ होगा। लेकिन मान लो कोई टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट है उसमें अगर आपको चेंज करना है तो क्या करना है। मान लो यूपी को ही मेरे को 2 स्टेट बनाना है तो, या फिर मेरे को किसी स्टेट की बाउंड्री बढ़ानी है तो, या फिर मेरे को किसी स्टेट का नाम बदलना है तो उसके लिए आपको काम में आता है आर्टिकल 3। आपको याद रखना है FIDA, FIDA, फॉर्म द एरिया ऑफ एनी स्टेट, formation of new state, increase the area of state, diminish the area of a state, alter the boundary of state और alter the name of a state। तो अगर आर्टिकल 3 में ये पावर है, आर्टिकल 3 में आपको पावर दिया कि आपको इतने स्टेट कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे आपको नवा स्टेट बनाना है या कुछ अल्टर करना है तो उसके लिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्म अ न्यू स्टेट, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state, alter the name of any state। बेसिकली FIDA याद रखो कि अगर आपको विद इन इंडिया कोई टेरिटरी है जैसे ही महाराष्ट्र है वगैरह, उसमें चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3 यूज़ होगा। याद रखो आर्टिकल 2 यूज़ होता है कोई टेरिटरी को इंडिया में ऐड करने के लिए जो पार्टी नहीं था, और आर्टिकल 3 यूज़ होता है एक टेरिटरी जो इंडिया के अंदर है उसमें चेंजेस करने के लिए, ठीक है। जैसे ये हुआ है, पहले गुजरात महाराष्ट्र दोनों मिला के एक था, 1960 में उसको डिवाइड करके महाराष्ट्र अलग गुजरात अलग कर दिया था। और ये कौन कर सकता है अगर क्वेश्चन आया तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है बाय लॉ, और किसी के पास ये ताकत है नहीं, स्टेट्स के पास नहीं है सर, सॉरी। अब तुम सोचो, तुमने किसी स्टेट को इंडिया में आने दिया, मान लो देयर वाज अ स्टेट, तुमने उसको एडमिनिस्टर करके इंडिया में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सिटीज़नशिप तो देना पड़ेगा ना तुमको, कि भाई आज से तुम इंडिया के पार्ट हो गए हो, अब बिंदास घूमो, बिंदास रहो इसमें। या फिर मान लो कि तुमने विद इन अ स्टेट ही चेंज कर दिया, महाराष्ट्र को ही 2 हिस्से में कर दिया, विदर्भ और महाराष्ट्र, तो अब से यहाँ के लोगों को अलग एड्रेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अलग, तो ये सब करना पड़ेगा ना, इसके लिए भी तो कुछ चेंजेस चाहिए। नॉर्मली आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हो तो आपको यूज़ करना पड़ता है आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 से चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है जो कि बहुत हार्ड है, आगे हम देखेंगे। लेकिन इसको इजी कर दिया गया है, इसमें बोला है कि अगर आप कुछ ऐसा चेंजेस करते हो तो उसके लिए जो आपको सिटीजनशिप देनी है या कोई चेंजेस करने हैं तो उस केस को इजी करने के लिए आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल दिखाया, फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, सारे यूटी के नाम लिखे हुए हैं। अब आप महाराष्ट्र का 2 स्टेट बना रहे हो तो आपको नहीं लगता यहाँ फर्स्ट शेड्यूल में जाके वो नवे स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, उसको राज्यसभा में सीट देनी पड़ेगी, उसके लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए पावर कहाँ से आता है? ये सब करने के लिए पावर आता है आर्टिकल 4 से, कि अगर आप कोई भी ऐसा चेंज करते हो आर्टिकल 2 या 3 को यूज़ करके तो आप आराम से फर्स्ट शेड्यूल को चेंज कर सकते हो, मतलब स्टेट का नाम डाल सकते हो, फोर्थ शेड्यूल को चेंज कर सकते हो, मतलब उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। और जब भी तुम इनका कोई चेंजेस करोगे तो वो सिंपल मेजॉरिटी से करोगे,
मतलब तुमको आर्टिकल 368 का नहीं करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी से तुम कर सकते हो। और इसलिए क्योंकि तुम सिंपल मेजॉरिटी से कर रहे हो तो आर्टिकल 2 और 3 में अगर पावर यूज़ कर रहे हो तो उसको आर्टिकल 368 का चेंजेस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ये था आपका पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि जब देश आज़ाद हुआ ना, तो हमारे माननीय नेहरू जी ने लोगों से वादा किया हुआ। देखो, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे तो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल लड़ते हुए ना लोगों का डिमांड था कि कल को जब हमारा देश होगा तो हमारे लैंग्वेज के बेस पे होगा। दैट टाइम नेहरू जी ऑल्सो सेड कि हाँ क्यों नहीं, जब कल को हमारा देश होगा तो हम जब स्टेट्स ऑर्गेनाइज करेंगे हम, तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेस पे हम करेंगे। नेहरू जी ने ये बोला था। लेकिन नेहरू जी को थोड़ी पता था कि भाई 1947 में जब देश आज़ाद होगा तो देयर विल बी पार्टीशन, और पार्टीशन के चलते बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। आफ्टर दिस डेथ नेहरू जी वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। तो नेहरू जी ने बोला भाई अब से पार्टीशन पे इतनी डेथ हुई, अगर लैंग्वेज के बेस पे मैंने देश को बांटा या देश को कैटेगराइज किया तो ऐसा कुछ वापस ना हो जाए। तो नेहरू जी आउट ऑफ फियर कि ऐसा ना हो अपने वादे से मुकर गए। अब जब पार्टीशन हुआ, देश बना, तो हमने ना एक्चुअली में टेम्परेरी काम के लिए, होता है ना जब तक काम नहीं बने तब तक टेम्परेरी के लिए कैसे तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो टेम्परेरी बेसिस पे हमने स्टेट्स को 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में डिवाइड किया था। दैट वाज पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट। पार्ट ए स्टेट्स वो थे जो सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब गवर्नर्स प्रोविंस, जिसको आप ब्रिटिश इंडिया बोलते हो। पार्ट ए स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंस थे, मतलब जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे उसको पार्ट ए में डाल दिया। फिर पार्ट बी थे प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी रजवाड़ास थे ना उनको बोला आज से आप पार्ट बी के स्टेट्स हो। और इसी तरह सी में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, और डी में सिर्फ एक ही स्टेट था, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। तो ये पहले टेम्पररी अरेंजमेंट थी। अब जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली बात ये रखी गई कि भाई साहब लैंग्वेज के बेस पे पहले स्टेट्स को कैसे क्लासीफाई करना है या अरेंज करना है वो बात करते हैं। तो अब बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, इसके लिए नेहरू जी ने एक कमीशन बनाई जिसका नाम था धार कमीशन। धार कमीशन को जब ये सवाल रखा गया कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनाया जाए तो उन्होंने बोला नो, सीधा मना कर दिया कि नहीं भाई, से लैंग्वेज के बेस पे बनाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो लैंग्वेज के बेस पे ना बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब लैंग्वेज के बेस पे तुमने मना कर दिया, लेकिन लोग तो प्रोटेस्ट पे उतरे हुए थे, लोगों को कौन समझाए। लोगों ने बोला नहीं, आपने वादा किया था नेहरू जी, ऐसे कैसे चलेगा। तो धार कमीशन की रिपोर्ट जब आई, धार कमीशन की चीज़ें आई तो बोले नहीं, धार कमीशन ने बोला कि लैंग्वेज के बेस पे नहीं, कुछ और बेसिस पे रखो, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बराबर होगा कि नहीं, सारी चीज़ें होगी कि नहीं। तो धार कमीशन की रिपोर्ट को एक तरह से निगलेक्ट कर दिया गया। 1948 की पहली कमीशन थी, नो बोल दिया था धार कमीशन ने कि लैंग्वेज के बेस पे तो नहीं होगा। फिर एक दूसरी कमीशन बनाई गई, दैट इज़ नोन एज JVP। JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया, दिस वर कांग्रेसमैन। इन लोगों के अंदर एक कमेटी बनाई गई। अब इन लोगों ने एक्चुअली नो ही बोला कि नहीं, बट इन्होंने बोला कि हम आज के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर प्रेशर आया लोगों का तो फ्यूचर में हम अलाउ कर देंगे। फॉर टुडे नो, बट इन फ्यूचर यस। तो इन्होंने ऐसा बोला कि आज तो हम मना कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में अलाउ कर देंगे। इसी बीच में जब JVP हुई थी तो मतलब कमेटी के बाद
इसी बीच में देयर वॉज वन पर्सन जिनका नाम था पोत्ती श्रीराममुलु। पोत्ती श्रीरामुलु पोत्ती श्रीरामुलु हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे कि नहीं, आप हमको स्टेट दो बना के लैंग्वेज के बेस पे। ही वॉज डिमांडिंग फॉर द स्टेट ऑफ आंध्रा। ही वेंट फॉर स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी 56th डे पे। अब इनकी डेथ हुई तो जो प्रोटेस्ट था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाओ, उसको और मिल गया मोटिवेशन। अब उसकी वजह से इनको पहला, जब इनकी डेथ हुई तो नेहरू जी सबको पहला स्टेट बनाना पड़ा। द फर्स्ट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट वॉज क्रिएटेड, दैट वॉज आंध्रा। अब एक बार तुमने आंध्रा बना दिया तो बाकी स्टेट चुप रहेंगे क्या? बाकी स्टेट्स ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी और इसी स्टेट्स की डिमांड की लैंग्वेज के बेस पे बनाना है करके एक और कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था, व्हाट वाज द नेम, फजल अली कमेटी, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन फजल अली कमीशन इसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया था कि हाँ ठीक है, अब बताओ। फजल अली कमीशन ने अलाउ किया, ठीक है। आई गेस आपने ये कॉपी कर लिया होगा तो मैं जस्ट कंटिन्यू करता हूँ। फजल अली कमीशन ने अलाउ किया कि यस, स्टेट्स को बनाओ लैंग्वेज के बेस पे, लेकिन बोला कि सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे मत बनाओ। स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस यस, बट नॉट ओनली, सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे नहीं, कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड करो। जैसे कि यू शुड ऑल्सो इंक्लूड कि वो स्टेट कैसा हो, अपना काम करेगा। पहली चीज़ तो तुमको ये श्योर होना चाहिए कि स्टेट जो है यूनिटी सिक्योरिटी नेशन का ध्यान देगा, यूनिटी और सिक्योरिटी देगा। दूसरा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वाइबल होगा कि इतना बड़ा स्टेट भी नहीं बना दोगे तुम, प्रॉब्लम हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होगा। ये सब चीज़ों पे स्टेट के लिए अलाउ किया लैंग्वेज के बेस पे, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का बेस नहीं था, प्लीज़ याद रखना, और भी 2-3 कंडीशंस थे। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता है कि फजल अली कमीशन में कौन मेंबर्स थे। तो डेफिनेटली नाम से समझ रहा है, फजल अली वॉज द चेयरमैन, तो फजल अली थे। HN कंजरू थे सेकेंड मेंबर, एंड वन मोर मेंबर वॉज देयर, KM पानीकर। तो ये 3 मेंबर थे फजल अली कमीशन के, ये याद रखना। फजल अली कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसी रिपोर्ट के बेसिस पे हमने स्टेट बनाया। तो इनकी रिपोर्ट जो आई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1956। और फिर जाके हम लोग ने डू अवे किया जो पहले का क्लासिफिकेशन था ना पार्ट्स वाला, ABCD, उसको हटाया और हमने लाया स्टेट्स और UT फर्स्ट शेड्यूल से। अब ये हो गया, अब हमारे पास 28 स्टेट्स और UT आ गए। दिस इज़ द होल केस। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात थोड़ी है। अब आज के चैलेंजेस क्या है स्टेट्स के? देखो, आज का प्रॉब्लम क्या है कि आज जो स्टेट्स है सिर्फ इंटरनल चैलेंजेस नहीं है, आज के आपके स्टेट्स को बाहर का भी चैलेंजेस है। जैसे कि चैलेंज ऑफ खालिस्तान, चैलेंज ऑफ ISI ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोगों को ये सारे चैलेंजेस को डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एज ए स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कैसे डील करेंगे और डू अवे करेंगे। ये हमारे घर का मामला है और हम आपस में देख सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी बाहर वाले को समझाने की या बाहर वाला हमको समझाए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फेडरलिज़म का। मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेट्स का और यूनियन का कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम आपस में समझ लेंगे क्योंकि ये हमारे घर का मामला है, और उसी को बोला जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। With this we are done with part 1 of the constitution. I hope you guys understood it. Please revise now in Lakshmikant part 1. यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज ख़त्म कर दो और मेरे साथ पूरा पॉलिटी ख़त्म कर दो। Share it and like it. Bye bye. Have a great day.